हाँ, तो 1929 तक हम लोग देख लेते काकोरी कांड तक। 1930 देखते हैं। 1930 में बहुत सारी घटनाएं हुई, देखते हैं। पहला हुआ सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च भी कहते हैं, जो आप लोगों ने अध्याय में भी पढ़ चुका है। इसमें हुआ क्या था, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। अंग्रेजों का विद्रोह करने का बहुत सारा कारण था। पहला था जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा था असहयोग आंदोलन, तीसरा था आपका ये आपका साइमन कमीशन। इन सारे मुद्दों पर लोगों ने क्या किया, लोगों के अंदर असंतोष की भावना थी। असंतोष की भावना को देखते हुए महात्मा गांधी ने सोचा कुछ ऐसा आंदोलन किया जाए कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना जगे। तो उस समय अंग्रेजों का अधिकार हमारे नमक पर था, तो इस अधिकार को समाप्त करने के लिए, उसके आधिपत्य को समझने के लिए महात्मा गांधी ने विद्रोह किया और साबरमती से चलकर करीबन 250 किलोमीटर पहुंचे डांडी, और डांडी पहुंचकर बहुत सारे उसमें अनुयायी थे। शुरुआत तो 78 अनुयायियों से किए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे अनुयायी लोग मिल गए और मिलने के बाद ये संख्या हजारों में हो गई। और सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग लोगों द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किया गया। और 5 मार्च को, यानी वो 12 मार्च को चले थे। 12 मार्च को साबरमती से महात्मा गांधी चलना शुरू किए थे 1930 को, और ये पहुंचे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को पुनः इन्होंने नमक समुद्र से निकाल कर उसका और उसके से नमक बनाया, पानी को निकाल कर नमक बनाया। नमक बनाने के बाद कानून का उल्लंघन किया, और कानून का उल्लंघन करने के बाद ये परंपरा पूरे अन्य राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में भी लोगों ने अन्य राज्यों में इस कानून का उल्लंघन किया। और अंग्रेज को ये सीख दिया गया कि हम आपके अधिकारों को और आपके कानूनों को नहीं मानते हैं। भारत के रहने वाले, हमारा अलग अधिकार है, हमारा देश है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी के बाद पुनः गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन यानी भारत के पास एक प्रस्ताव था ये दिखाने के लिए कि हम अपने देश को चला सकते हैं। 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें सिर्फ भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ जिसमें महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी अगर किसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई है तो सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पूछता है बार बार क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी शामिल हुई या महात्मा गांधी शामिल हुए। तो 1931 में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही महात्मा गांधी थे, तो 1931 में हुआ, जो असफल हो गया छुआछूत को लेके। पूछता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ, छुआछूत के कारण। उसमें 3 लोग शामिल हुए थे। पहला भीमराव अम्बेडकर, दूसरा एनी बेसेंट जो महात्मा गांधी की असिस्टेंट थी, और तीसरा जो महात्मा गांधी थे। और एमएस राजपुताना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से गए थे वो लोग। एमएस राजपुताना हवाई जहाज से गए थे वो लोग गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तीनों लोग। तो वहां जाने के बाद जब उनसे अंग्रेज पूछा कि क्या आप देश को चला सकते हैं, बोले कि हाँ चला सकते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया तो भीमराव अम्बेडकर बोले कि मुझे थोड़ी शंका है, अगर मेरे थाली में महात्मा गांधी खा ले तो मैं मानूंगा कि देश चला सकते हैं। लेकिन वहां पे महात्मा गांधी ने क्या किया, बोला कि मैं यहाँ जाति धर्म अपना खत्म करने नहीं आया हूं। यानी छुआछूत की भावना को लेकर, वहां पे संप्रदाय की भावना को लेकर ऐसी हुई, और इसके कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भीमराव अम्बेडकर गए, जो कि असफल हो गया गांधी के न जाने के कारण। अब 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। गांधी और इरविन, जो समय का अंग्रेज था यहाँ पे इरविन, उनके बीच में आपस में समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है 1931 ईस्वी में। 1932 में पूना समझौता और दिल्ली समझौता हुआ। पूना समझौता को ही दिल्ली समझौता कहते हैं, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो वहां पे छुआछूत और जो नीच भाव की जो वहां पे लड़ाइयां हुई थी, यानी तर्क वितर्क हुआ था खाने को लेके, वही के कारण 1932 ईस्वी में पूना में समझौता किया गया, उसे पूना पैक्ट कहा गया, फिर दिल्ली समझौता किया गया, कहा गया ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर में हुई थी। पुनः 1940 में महत्वपूर्ण घटना हुई। अली जिन्ना द्वारा, अली जिन्ना जो थे उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का, जैसे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, तो अली जिन्ना जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान के पिता है, के राष्ट्रपिता, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। उसने क्या किया था, 1940 में पाकिस्तान का एक अलग मांग किया। उन्होंने बोला कि हमें एक मुस्लिम कंट्री अलग चाहिए, अगर मुस्लिम कंट्री आप अलग नहीं देते हैं तो हम भारत का विभाजन, भारत को आजादी नहीं होने देंगे। तो वो अपने मांग पे अड़ गए। कराची अधिवेशन में उन्होंने, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में उन्होंने इसका मांग रखा था, और इस मांग को वो अड़े रहे, और भी उनके साथ बहुत सारे समर्थक लोग थे। वो चाहते थे कि भारत से अलग एक पाकिस्तान राज्य बने, देश बने, जहां पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन यह जांचने आया था कि भारत के लोगों में आपस में एकजुटता है या नहीं, भारत में संविधान बनाने योग्य है कि नहीं, भारत को आजाद करने योग्य है या नहीं है। लेकिन वो आने के बाद देखा तो भारत में वैसी नहीं थी, जिसके कारण उनको
भारत में क्रिप्स मिशन को प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, यानी भारत को आजाद करने योग्य नहीं था। पुनः 1947 में एक और मिशन आया, कैबिनेट मिशन, जिसमें लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर, नोट जरूर कर लीजिएगा, ये तीनों लोग आए भारत में और ये देखने आए कि भारत को आजाद कर दिया जाए, भारत में कानून बनाने योग्य है या नहीं। कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव पर भारत में संविधान बना है, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव से भारत में संविधान मिला है, जिसमें लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर तीनों सहयोगी तौर पे आए थे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बना। पूछता है कि भारत में जब संविधान बनाने का प्रस्ताव दिया गया, भारत को जब आजाद किया गया, तो अमेरिका बोल रहे हैं, इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी और उसी पार्टी की सरकार ने भारत को आजाद करने का निर्णय किया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने भारत में संविधान बनाने का अधिकार दिया और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद संविधान बना, और जिसमें पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 99% जो योगदान है संविधान बनाने में वो भीमराव अम्बेडकर का है। इसलिए उन्हें बोला जाता है कि राष्ट्र जो है वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान के राष्ट्रपिता है, संविधान के पिता है, और आज भी हमारे यहाँ पूजनीय है, क्योंकि इन्हीं के नस्ते कदम पर पूरा भारत चलता है। संविधान के निर्माण करने वाले वो है जो कि एक भगवान तुल्य है, जो कि पूरे संविधान का निर्माण किए, जो कि बहुत बड़ी चुनौती थी। आप लोग को यह भी जानना चाहिए कि हमारा भारत का संविधान पूरे विश्व में, इंडिया में पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे भारत इतना बड़ा संविधान लिखा हुआ पूरे विश्व में किसी देश में नहीं है। और हमारे संविधान में भीमराव अम्बेडकर बहुत सारे देशों में गए और वहां से बहुत सारी चीज सीख कर लाए, और वहां से सीख के लाने के बाद अपने संविधान में जोड़े। 1935 में एक एक्ट लगा था, भारतीय शासन अधिनियम। उस एक्ट का 75% योगदान है, और बाकी जो 25% योगदान है वो महात्मा गांधी बोल रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर ने अन्य देशों में जाकर वहां से जानकारियां अध्ययन की और उसके बाद अपने संविधान में मेंशन किए। यानी 25% आपका अन्य देशों का है, अन्य देश से लिया गया है, ठीक है, और 75% 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत है। और इसी के तर्क पर संविधान बनाया गया, जिसमें 14 करोड़ से अधिक रुपया का खर्च भी हुआ और इस संविधान का निर्माण किया गया। और 1947 ईस्वी में 14 अगस्त को पाकिस्तान को एक अलग मुल्क का दर्जा दे दिया गया और 15 अगस्त को भारत को एक अलग मुल्क का दर्जा दे दिया गया। फिर भी इसमें आपस में लोगों में अविश्वास की भावना हो गई, हिंदू मुस्लिम की ये हो गई। इसी के कारण बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे भी हुए, बहुत सारे हिंदू मारे गए, मुस्लिम मारे गए, जिसमें महात्मा गांधी ने अंततः 15 जनवरी को लोगों को रोक दिया, बोला कि जो जहां है वही रह जाए। इसी कारण आज भारत में भी बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हिंदू थे, किंतु लगातार पाकिस्तान के द्वारा उन हिंदुओं का पलायन कर दिया गया। जो 14% हिंदू थे आज वो 1.4 या 5% में बच गए हैं, क्योंकि लगातार उनके धर्म और संप्रदाय को परिवर्तन किया गया। और ये कटु सत्य है कि वहां आज भी ऐसी स्थिति है कि हिंदू अल्पसंख्यक में और उनकी कोई गिनती नहीं होती, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो। जबरन उनकी लड़कियों के साथ शादी की जाती है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ सभी धर्मों को समानता दी जाती है, किंतु वहाँ एक सैन्य तंत्र शासन है। इसकी वजह से वहाँ ऐसा जुल्म किया जाता है। आज भी लोग वहां से चाहते हैं कि इंडिया में चले आए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। कुछ ही लोग को वीजा मिलता है जो इंडिया में आ पाते हैं। तो ये इसके तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। और 15 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने बोला कि जो जहां है वहीं रह जाए, आपसी दंगे फसाद को छोड़ दे। और 30 जनवरी 1948 को नाथून राम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और उनका अंतिम शब्द हे राम नहीं था, उनका अंतिम शब्द यह था कि जिसने मेरी हत्या की है उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। उन्हें आजीवन कारावास हुआ, नाथूराम गोडसे को आजीवन कारावास हुआ, उनको फांसी नहीं मिली। 26 नवंबर 1949 को भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ। यानी इसको बोलते हैं हम लोग भारतीय संविधान का अंगीकृत कर लिया गया। और 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूप से गणतांत्रिक हो गए, यानी हमारे यहाँ अपना नियम कानून हो गया। उससे पहले हम लोग अंग्रेजों के नियम कानून पे चला करते थे। यानी 26 जनवरी 1950
को इसीलिए गणतंत्रता दिवस हम लोग हर एक साल 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग गणतंत्र हुए थे, हमारा अपना नियम कानून हुआ था। यही बेसिक आपका हिस्ट्री था, जिसमें मैंने आपको भारत के राष्ट्रवाद की किस प्रकार लहर पड़ी, यानी आपका भारत का जब से खोज हुआ 1498 से 1950 तक मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। इसमें बहुत सारी चीजें है, अगर मैं सारी चीज बारीकी से आपको बताऊं तो करीबन ये 5 से 6 10 क्लास कम से कम चलेगा। इसलिए जो आपके लिए योग्य था, जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट जो बातें थी, जो कि कुछ नहीं दिया गया, उसको मैंने आपको बताया। और आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें, और खास करके 10th वाले तो देखें, जो भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं वो भी देखें, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, कोई भी हो। खास करके बिहार में इन हिस्ट्रियों से ज्यादा पूछता है, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है इसकी बेसिक हिस्ट्री को जरूर देखें, अपने नॉलेज के लिए भी और अपने सिलेबस के लिए भी। जय हिंद। अब अगले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे।